हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो अपन ने कल की क्लास में देखा था कि रिलेटिव लॉविंग इन द वेपर प्रेशर क्या होता है, और उसमें राउल्ट्स का लॉ भी अपन ने देखा था। राउल्ट्स लॉ का अपन ने फॉर्मूला भी डिराइव किया था जिससे अपन मोलर मास काउंट कर सकते हैं। तो उसी फॉर्मूले पे जो बेस एक न्यूमेरिकल आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, हिंदी में न्यूमेरिकल आपका लिखा हुआ है जो इस तरीके से, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, यानी कि शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब आपको दे रखा है। इसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस, विद्युत अनअपघट्य ठोस मतलब आपके पास एक ऐसा विलेय है जो अवाष्पशील है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, यानी आपको विलयन का वाष्प दाब भी दे रखा है, तो मोलर द्रव्यमान याद करो, यानी कि M2 आपसे पूछा है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनको मैंने डीपीपी दी थी पीडीएफ के फॉर्म में ग्रुप में, उसी डीपीपी के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ठीक है। तो वहाँ से आप क्वेश्चन को लिख लेना। मैं आपको एक बार रीड करके सुना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 bar. A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 gram added to 39 gram of benzene. Vapor pressure of the solution then is 0.845 bar. What is the molar mass of solid substance? ठोस पदार्थ का द्रव्यमान जो है अणुभार मोलर द्रव्यमान वो क्या होगा? तो सबसे पहले देखो बेटा, आपको जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं आपको इसी में हाईलाइट कर देता हूँ, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। ये जो चीज दे रखी है आपको, ये P1 नॉट दे रखी है। कल ही बताया था मैंने आपको कि शुद्ध है, इसका मतलब नॉट आ जाएगा, और 1 का मतलब विलायक और 2 का मतलब विलेय। तो यहाँ पर देखो, जो भी आपका विलेय है, जो सॉल्यूट है, अवाष्पशील है, उसको बेंजीन के अंदर घोला गया, तो बेंजीन क्या हो गया? सॉल्वेंट। इस वजह से P1 और शुद्ध है तो P1 नॉट लगा दिया, कितना है? 0.850 बार। ठीक बात है, ये इतना आपको दे रखा है। W2 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस, यानी ये विलेय है। जो विलेय होता है उसको आप क्या कहते हो? 2। विलेय की ग्राम में मात्रा W2 कितना? 0.5 ग्राम। अगली चीज क्या है? 39 ग्राम बेंजीन में, और बेंजीन क्या है? विलायक है, तो ये चीज आपकी क्या हो गई बेटा? W1, ठीक है। W1 यानी 39 ग्राम, विलायक की ग्राम में मात्रा में बोला गया। अब यहाँ पर ठीक है, M1 क्या होगा? बेंजीन का मोलर मास आपको पता है 78 होता है, ठीक है। और M2 आपसे पूछा है इसके अंदर, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब। आपसे विलयन का वाष्प दाब भी आपको दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है? 0.845 बार। कल मैंने आपको बोला था विलायक का जो वाष्प दाब होता है, शुद्ध विलायक का, उससे कम ही होता है विलयन का वाष्प दाब। तो देख लो, ये 0.850 है तो 0.845 है, यानी 0.5 का डिफरेंस तो है ही, ठीक है। अब अपन क्या जानते हैं? फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, जो दिया था वो आपने लिख लिया। वी नो दैट, कल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, M2 बराबर P1 नॉट माइनस P1, ठीक है, इनटू M1 W2 बटा W1। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था कल, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करके डायरेक्टली आपको क्या करना है? आंसर फाइंड आउट करना। तो चलिए अपन वैल्यू पुट करते हैं। तो P1 कितना है नोड आपका? 0.850, ठीक है, ये दे रखा है, इनटू
M1 कितना है 78। पहले तो यहाँ इसके नीचे इसी टर्म को लिख देता हूँ ताकि आपको सेपरेटली पता रहे क्या करना है। T1 नॉट ये 0.850 माइनस 0.845 इंटू M1 कितना है 78 इंटू W2 कितना है भाई 0.5 ग्राम अपॉन W1 कितना है आपका W1 39 ग्राम। अब इस टर्म को सॉल्व कर लो तो ये ऊपर तो कितना रहेगा 0.850 रहेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.005। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 78 को 0.5 से सॉल्व कर लेना, पॉइंट हटा दिया, 0 लगा दी। अब मल्टीप्लाई करो 78 इंटू 5 अपॉन 390, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो और इसको कंप्लीट आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 170 ग्राम पर मोल। मोलर मास है तो ये यूनिट रहेगी उसकी। ठीक है, तो 170 ग्राम पर मोल आपका ये आंसर आया है। तो ये आपका रिलेटिव लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है। जो चीजें दे रखी है उनको अच्छे से समझना है पहले, उसके बाद गिवन डाटा लिखना है और उसके बाद न्यूमेरिकल में अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सीधी सी बात है आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो चलो बच्चों एक और अपन ऐसा सवाल करते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। 850 ग्राम जल में 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब तथा इसकी आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आपके जो डीपीपी है जो सीट है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखोगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर आपको दे रखा है, ये रहा।
ठीक है। प्योर वाटर का दे रखा है यानी ये P1 नॉट हो गया, ठीक है। 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया आपका क्या है यहाँ पर सॉल्यूट है, ये आपका 50 ग्राम यूरिया है, तो ये आपका W2 हो गया। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, 850 आपका ये ग्राम ऑफ वाटर यानी W1 हो चुका है, ठीक है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लॉवरिंग। अब आपसे पूछा गया है कि जो सॉल्यूशन बना है इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपसे पूछा है उसने, यानी कि P1 आपसे पूछा है, ठीक बात है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन आप लिखोगे क्या क्या दिया हुआ, लिस्ट बना लो। P1 नोड आपको दिया है 23.8 mmHg, ये यूनिट ध्यान में रखना, इसको अपन एटीएम में या किसी और में कन्वर्ट कर लें तो आंसर में फिर उसी यूनिट में आना है। अगर ये यूनिट रखेंगे तो अपना आंसर भी इसी यूनिट में आएगा। P1 आपसे पूछा है बच्चों, W1 आपका 850 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दे रखा है, ग्राम में सॉरी, ठीक है। दोनों यूनिट ग्राम में ले लेंगे अपन, ये भी ग्राम में ही, ठीक है। W2 आपका कितना दे रखा है 50 ग्राम दे रखा है। M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जल का आप जानते हो 18 होता है। M2 मोलर मास ऑफ सॉलिड यूरिया, ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, तो यूरिया में कितना होता है 60, कई जगह अपन ने निकाला है चैप्टर में ग्राम पर मोल, ठीक है। आई थिंक सारी चीजें आ गई आपके सामने। अब अपन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा क्या है इसका P1, तो कल आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट बराबर W2 M1 अपॉन M2 इंटू W1, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। इस फॉर्मूले को देखें अपन तो इसी को आगे सोल्व करके अपन ने M2 बराबर फॉर्मूला बना लिया था। तो अपन बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, देखो W2 आपको दिया हुआ है, M1 आपको दिया हुआ है, M2 आपको दिया हुआ है, W1 आपको दिया हुआ है, P1 नोड आपको दिया हुआ है, क्या चीज पूछी है P1। इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, P1 कितना है आपका, P1 नॉट सॉरी 23.8 माइनस P1 को P1 ही रहने दो अपॉन 23.8, ये P1 नोट हो गया, ठीक है। W2 कितना है बेटा 50 इंटू M1 कितना है 18 अपॉन, अब कौन है M2 कितना है आपका 60 इंटू W1 कितना है 850, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 6 से ये 3 बार हो गया, 5 से ये 17 टाइम, 0 0 170 आ गया, ठीक है। अभी फाइनली अपन सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्व करने पर अभी जो बचा इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4046 माइनस 170 P1 इक्वल्स टू 71.46, ये क्वेश्चन बनी। और इसको फाइनली P1 मैथमेटिक्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये फॉर्मूले के बाद आपके ट्रिक है, आप कैसे भी करो, ठीक है। P1 बराबर जो वैल्यू है आपकी वो 23.38 आएगी, लमसम इसे अपन लिख सकते हैं 23.4 mmHg। ध्यान रखना P1 सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, P1 नॉट सॉल्वेंट का था, तो जो वैल्यू है उससे कम ही आएगी सॉल्वेंट से, तो वो 23.8 है, 23.4 आ चुका है। तो पहला तो सवाल आपसे पूछा कि जल का वाष्प दाब क्या है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर फॉर द सॉल्यूशन, नॉट फॉर सॉल्वेंट बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्वेंट के लिए बात नहीं की, सॉल्यूशन के वाटर की बात कर रहे हैं। फिर पूछा भाई इसके आपेक्षिक अवनमन क्या, परिकलन कीजिए, रिलेटिव लॉवरिंग। तो रिलेटिव लॉवरिंग कल अपन ने जब राउंड का समझा था
तो उसमें बताया था कि रिलेटिव लॉवरिंग किसके बराबर होती है, विले की मोल बिन के बराबर होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो जाहिर सी बात है अपन ने वहां पर रिलेटिव लॉवरिंग को समझा था पहले कि रिलेटिव लॉवरिंग क्या होती है। तो रिलेटिव लॉवरिंग एक तो बताया था, लॉवरिंग वो तो होता है P1 नोड माइनस P1। भाई कितनी कमी हुई, ज्यादा में से कम को घटा दो। जब अपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लॉवरिंग की बात करें तो ये होता है P1 नोड माइनस P1 अपॉन P1 नोड। इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए तो आपके पास आएगा 23.8 माइनस 23.4 अपॉन 23.8। इसे सॉल्व कर लीजिए आप, 0.017 ये आपका आंसर आ जाएगा। इतनी रिलेटिव लॉवरिंग हुई है। तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपका दूसरा न्यूमेरिकल जो कि रिलेटिव लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, इस तरीके से अपन को इन न्यूमेरिकल्स को देखना है ना। फॉर्मूले पे बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है। जब तक फॉर्मूला आपके लिए बहुत सही नहीं होगा, अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप फॉर्मूला रटो मत, बेसिक फॉर्मूला याद रखो। अब M2 की जरूरत पड़ी M2 का बना लिया, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, कभी जरूरत पड़ी तो इस फॉर्म में ले लिया, कभी मान लो कि इसी में आपको कोई और चीज पूछ ले, बाकी सारी चीजें दे दे तो आप निकाल पाओ। तो बेसिक फॉर्मूले पे वर्क करना चाहिए आपको। अब देखो, मैंने कल आपको बताया था राउल्ट ने दो नियम दिए थे। एक दिया था अवाष्पशील के लिए, आज अपन डिस्कस करेंगे राउल्ट का नियम। ठीक है, और किसके लिए, इसको ऐसे लिखते हैं, वाष्पशील विलय या वाष्पशील विलयनों की बात करें के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब बहुत साधारण बात है यहाँ पे कि जब आपका सॉल्यूशन ही ऐसा है जिसके अंदर वॉलेटाइल है सॉल्यूट, यानी उसकी भी वेपर बनेगी। पहले क्या हो रहा था कि हमारा जो विलयन था उसके अंदर विलय की वाष्प नहीं बनती थी, वो नॉन वॉलेटाइल था, अवाष्पशील था। केवल और केवल किसकी वेपर बनती थी, सॉल्वेंट की वेपर बनती थी। ठीक है, बट अब क्या है कि जो है दोनों कंपोनेंट जो भी हैं, दो घटक हैं विलय और विलायक, तो दोनों की क्या वेपर बनेगी। हाँ तो बच्चों देखो, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। जब नॉन वॉलेटाइल है यानी कि वाष्पशील, वाष्पशील, ठीक है, और जब वॉलेटाइल है सॉल्यूट आपका यानी कि वाष्पशील, तो क्या बात होगी, यहां पर क्या होगा, केवल और केवल विलायक की ही वाष्प बनती है, विलय की वाष्प नहीं बनती है। अब क्लियर, यहां पर विलायक की भी वेपर बनती है, वाष्प बनती है, और विलय की भी वेपर बनती है। समझ में आ गई बात। अब यहां पर अपन को
फिक्स कर लिया अपन ने पहले से ही कि जब जब विलय की बात करेंगे 2 लगाते हैं अपन, जैसे W2M2, ठीक है। और जब जब विलय की बात करते हैं अपन 1 लिखते हैं किसी भी कंपोनेंट में, चाहे मोल हो चाहे मास हो, M1 W1 N1 ऐसे अपन फिक्स करते हैं। इस तरीके से अपन सेपरेट कर देंगे और आगे पढ़ते हैं क्या कहा राउल्ट ने इसके बारे में। तो देखो राउल्ट ने बहुत क्लियरली बोला, पहले जो नियम पढ़ा था आपने वो अवाष्पशील विलय के लिए था। उसमें उसने कहा था कि अवाष्पशील विलय जो है उस केस में विलयन के जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है, ऐसा उसने कहा था। बट अब जो उसने कहा है वो स्टेटमेंट उससे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि अब सॉल्यूशन भी तो अलग हो गया ना, आपका सॉल्यूशन भी तो डिफरेंट है। तो अब क्या कहा उसने, वाष्पशील विलय के लिए वो लिख रहा हूं मैं यहां पर, विलयन, किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव, प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब, आंशिक दाब P, उसके मोल अंश, उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। इंग्लिश में अपन बात करें तो देखो, इन एनी सॉल्यूशन, ध्यान रहे यहां पर सॉल्यूशन का रेफरेंस किससे लिया जा रहा है, वोलेटाइल सॉल्यूट वाला सॉल्यूशन है, वोलेटाइल सॉल्यूशन है, ठीक है। इन एनी सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच, partial pressure P of each component is directly proportional to their mole fraction। और बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या होता है, x, जो कि अपन पढ़ चुके हैं बहुत पहले स्टार्टिंग में, पार्ट ए में पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक। पार्शियल प्रेशर तो आप जानते हो, दो चीजें होती है, एक तो होता है टोटल प्रेशर, एक होता है पार्शियल प्रेशर, कुल दाब और आंशिक दाब, ठीक। पार्शियल प्रेशर टुकड़ों में, जैसे मान लीजिए 3-4 घटक है, 3-4 कंपोनेंट है, अलग अलग सबका जो प्रेशर अपन काउंट करें तो वो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। और अगर अपन टोटल की बात करें तो वो कुल प्रेशर हो जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, पहले रस्सा कस्सी प्रतियोगिता होती है, उसमें रस्सी को खींचते हैं, 5 बच्चे एक रस्सी को खींच रहे हैं, सभी ने जो बल लगा रखा है वो कुल बल है, परंतु एक विद्यार्थी 5 न्यूटन बल लगा रहा है, एक विद्यार्थी 10 न्यूटन लगा रहा है, एक विद्यार्थी जो है 8 न्यूटन बल लगा रहा है। तो अलग अलग जब टुकड़ों में बात कर रहे हैं तो अपन कहेंगे पार्शियल फोर्स है उनका, ठीक है, आंशिक बल है वो उनका, और कुल बल मतलब सबका एक साथ, ठीक है। तो ये होता है। तो अब यहाँ पे राउल्ट ने क्या कहा कि किसी भी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का, अब किसी भी विलयन में प्रत्येक वाष्पशील अवयव, तो हमारे पास तो 2 ही वाष्पशील अवयव है, एक तो विलायक, दूसरा विलय। विलय क्यों वाष्पशील अवयव है, क्योंकि हमने यहाँ पे नियम किसके लिए पढ़ रहे हैं, वाष्पशील के लिए पढ़ रहे हैं, नॉन वाष्पशील यानी नॉन वोलेटाइल पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे केवल 2 ही है हमारे पास, 2 कौन कौन, एक तो वाष्पशील विलायक, एक वाष्पशील विलय, तो प्रत्येक में वो दोनों आ गए, ठीक है। अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये हमारा वाष्पशील विलयनों के लिए या वाष्पशील विलय के केस में राउल्ट का स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के आधार पर अपन बात करें, मैं स्टेटमेंट को मिटा रहा हूं, आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें।
अब इस स्टेटमेंट के आधार पर अपन बात करें तो देखो बच्चों, यहां पर अपन जो पार्ट पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसमें बाइनरी सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं। और स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने, बाइनरी, टर्शरी, ये क्या होता है? बाइनरी यानी द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन यानी इसके अंदर दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट कौन है? एक तो है आपका सॉल्यूट, यानी कि जिसे आप कहोगे विलेय। दूसरा कंपोनेंट क्या है बेटा? सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट, जिसे आप क्या कहोगे? विलायक। ठीक, दो घटक है, दो अवयव है, विलेय और विलायक। अब एक चीज बताओ मुझे, विलेय के लिए अपन ने क्या फिक्स कर रखा है बेटा? 2। तो यहां पर इसका मोलेंस क्या हो जाएगा? X2। इसका मोलेंस क्या हो जाएगा? X1। ठीक, अब देखो यहां पर मोलेंस की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन पार्शियल प्रेशर की। इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? 2। इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? P1। तो राउल्ट के नियम से अपन क्या लिख सकते हैं? वाष्पशील विलेय के लिए पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मॉल बिन के। तो ये अवयव 1 के लिए हो गया, एक समीकरण ये आ गया आपके पास। ठीक है, दूसरी समीकरण अभी यहां लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं अलग से। P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? X2। ये इक्वेशन क्या हो गया? 2। अब मुझे बताओ P1 X1 क्या है? विलायक के लिए। P2 X2 किसके लिए? विलेय के लिए, सॉल्यूट के लिए। दोनों तो अवयव थे यहाँ पे, दोनों के लिए राउल्ट का जो नियम है वोलेटाइल के लिए, उसके हिसाब से क्या इक्वेशन बन गई है। तो इसको अपन मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो P1 इक्वल्स टू P1 नॉट X1, ये लिख दिया जाएगा। अब यहां पर P1 नॉट क्या आया? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी समानुपातिक स्थिरांक है, जो किसके बराबर है? किसके बराबर है? आप जानते हो P1 नॉट को क्या है? ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर है। और है यहां पर क्या? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसी तरीके से यहां पे क्या आ जाएगा? P2 इक्वल्स टू P2 नॉट X2, और ये आपके पास इक्वेशन बन गई। नहीं, यहां पर P2 नॉट क्या है? ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो वहां पर है वही यहां पर है। ठीक है, समानुपातिक स्थिरांक है, और किसके बराबर है? बोलो, शुद्ध। तू किसके लिए? विलेय, शुद्ध विलेय के वाष्प दाब के बराबर है। ठीक बात है। तो ये हमारा राउल्ट लॉ है। अब इस राउल्ट लॉ जो है, इसके बेसिस पे कल अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। उसमें इसका यूज करते हुए अपन आगे और मैथमेटिकल टर्म याद करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूले बनाएंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि राउल्ट लॉ वोलेटाइल के लिए, वाष्पशील के लिए क्या स्टेटमेंट है उसका, और उस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, धन्यवाद।